ओके सो मैम, द फर्स्ट क्वेश्चन, द पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि क्या इतने खूबसूरत पल को, क्या ये एक्सपीरियंस को, इस मदरहुड को हमें प्लान करना चाहिए? डू वी रियली नीड टू प्लान? और किस तरह की फोकस होनी चाहिए जब प्लानिंग होती है, या किस तरह से हमें इस पूरी जर्नी को, आने वाले इस समय को प्लान करते हुए कितना जल्दी वी शुड गो अहेड विद दिस जर्नी? मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी चेतना कि देखो, अगर आप कोई फसल भी उगाना चाहते हो ना, आप जमीन को पहले तैयार करते हो, है ना? एक किसान की तरह सोचो। इसी तरह जब शादी होती है और अभी आप माँ बननी नहीं है, आइडियली माँ बनने से 3-4 महीने पहले से यू कैन गेट सम टेस्ट डन टू सी कि क्या आप आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है, क्या आपके विटामिन डी लेवल्स सही हैं। सिंपल थिंग्स जैसे ब्लड शुगर, थायराइड, ये चेक करवाना बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट, और 3 महीने पहले से अपनी डाइट में सुधार करना, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है प्रेगनेंसी की जर्नी में, जिससे कि आउटकम बेहतर हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस कम आती है। सो आइडियली जैसे कि 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट ईटिंग बेटर। मान लीजिए आपको आयरन डेफिशिएंसी है, तो आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अपना प्रोटीन इनटेक इंप्रूव कर लीजिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी रैम्पेंट है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो अगर बहुत कम है तो उसके लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। सो इसीलिए आइडियली पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए। एक बहुत जरूरी टेस्ट की मैं बात करूंगी, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म अवेयरनेस का भी है। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप नोट कर सकते हैं। ये टेस्ट किसी भी इंसान के शरीर में बीटा थैलेसीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर आपके ब्लड में ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो ये यानी कि आपको बीटा थैलेसीमिया है। और अगर आप लेडी को बीटा थैलेसीमिया है तो उसके जो हस्बैंड है या फियोन्से है उनका भी चेक होना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर्स बीटा थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित हैं, तो याद रखिए बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए ये टेस्ट जरूर करवाइए। ओके, सो इट इज जस्ट अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया। बट खाना पीना और डेफिशिएंसीज करेक्ट करना, गुड प्रोटीन खाना, ये 3 मंथ्स पहले से हमें आइडियली शुरू कर देना चाहिए। वाओ। सो मैम, ये जो 3 मंथ्स की आप बात कर रहे हैं, दीज फर्स्ट 3 मंथ्स, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर जैसे ही घर में पता चलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे एडवाइजेस लोग सुनने लग जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, ये मत उठाओ। एंड एनीवेज द लेडी इज घबराई हुई होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स का आप अगर बताएं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? अब हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के बाद वाले पहले 3 महीने की, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सेल डिविजन फुल जोरों शोरों पे होता है, क्योंकि अब बॉडी में ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब कि डिफरेंट सिस्टम्स की इजाद, शुरुआत कि कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पनप रहे हैं। तो इस टाइम पे जब सेल डिवीजन अपनी चरम सीमा पे होता है, फोलिक एसिड की बहुत सख्त जरूरत होती है, विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल होना, B12 लेवल्स नॉर्मल होना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर इस वक्त फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी या B12 की डेफिशिएंसी होगी तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी और ब्रेन की डेवलपमेंट है वो एक एलिमेंट से होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब्स। न्यूरल ट्यूब एम्ब्रियो का एक हिस्सा होता है, और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी। तो डेफिशिएंट लेडीज जो हैं उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू ट्राई नॉट टू एक्सपोज योर सेल्फ टू मच टू क्राउड्स। क्राउड्स में क्या पनपता है? वायरसेस। इस टाइम पे अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी बच्चे में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके मिसकैरी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, आपको अपने आप को ऐसे जोखिम भरे सिचुएशंस में बार बार नहीं डालना चाहिए। मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ, क्या मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ? देखिए, यू डोंट हैव टू स्टॉप लिविंग, लेकिन आप ऐसा समझ के चले कि आपको सारी एक्टिविटीज ऐसे करनी है जैसे कि आपने 1 महीने के बच्चे को गोद में उठा रखा है।
तो ये सबसे सरल तरीका है आपको समझाने का कि आपको सोचना कैसे। ओके, और जहां तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, तो फोलिक एसिड, विटामिन डी एंड B12, आई थिंक ये 3 चीजें पहले ट्राइमेस्टर में बहुत रेलेवेंट है और सबको लेनी चाहिए। ओके, सो इसके अलावा भी एनी अदर सप्लीमेंट्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम लेते रहे और इसको कंटिन्यू करना है टिल द 9th मंथ? यस, ये 9th मंथ तक तो चलेंगे ही, बल्कि और चीजें भी ऐड होंगी, उसकी हम बात करेंगे। पहले 3 महीने में ना बॉडी को सीखना है कि सडनली इतने सारे हॉर्मोन्स जो मेरे अंदर आ गए, उससे कई सिम्टम्स आते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नौजिया होता है और भूख नहीं लगती है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है उससे स्टमक का खाली होने का समय बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाओ, फिर आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। आयरन मैं until and unless the lady is very deficient, मैं आयरन नॉर्मली 4th मंथ से रेकमेंड करती हूँ। बट अगर आप ज्यादा डेफिशिएंट हैं तो एक नेचुरल प्लांट बेस्ड आयरन जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए आपको, है ना, वो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में भी ले सकते हैं, बिकॉज इंडिया में जरूरत पड़ती है लेडीज को, इसकी भी हम बात करेंगे। और प्रोटीन हर ट्राइमेस्टर में जरूरी है। और पहले 3 महीने में आपको एक बात बताती हूँ कि दूध पीने का मन नहीं करता है, नॉनवेज खाने का मन नहीं करता है, ये नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है। तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिले, है ना, सिंपल धुली हुई दालें, एक स्प्राउट सैलेड, है ना। अब मैं न्यूट्रीलाइट प्रोटीन मैं भी यूज करती हूँ, उसकी अच्छाई ये है कि उसको आटे में गूंथ सकते हैं, उसका टेस्ट वो हेवी नहीं होता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। सो आई टेल लेडीज कि अगर आपका रोटी सब खा लेते हैं, सबको अच्छा लगता है, एक छोटी सी परांठी जिसमें हम वेजिटेबल्स या कुछ, तो उसमें इजीली ये लिया जा सकता है। सो यू हैव टू थिंक थोड़ा सा कि ये कहने से पहले मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जनरली लेडीज क्या करती है ना, जैसे नौजिया होता है तो स्टॉप ईटिंग, और ना खाने की वजह से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, यू ईट लेस, you vomit, and then you don't feel like eating, you eat even less, you vomit more. तो ये vicious cycle को break करना बहुत जरूरी है। Right. And I think that was my next question कि nausea, vomiting, इन सब चीजों में किस तरह से हम अपने न्यूट्रिशन को साथ में लेकर चल सकते हैं, बिकॉज जो भी खाते हैं ऐसा लगता है you throw out. So I think आपने वो आंसर कर दिया है. So I'll move to my next question. इसमें एक चीज छोटी सी ऐड कर सकती हूँ। हाँ जी, एक छोटी सी चीज ऐड कर सकती हूँ, और most women don't like drinking milk, especially in the first 3 months. तो मैं उनको एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ कि आप मिल्क को डबल बॉयल करके उसका फैट हटा दीजिए। ओके, यू कैन बॉटल इट इन अ ग्लास बॉटल एंड पुट इट इन द चिलर। ओके, जब भी आपको घबराहट होती है ना, आप उसमें से 1 क्यूब आइस में 2 घूंट मिल्क डाल के पी लीजिए। इट विल टेक केयर ऑफ योर एसिडिटी। और दूध है, नेचुरल एंटासिड का काम करता है, और आपको ग्लास भर के दूध नहीं पीना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6-7 बार आप ले सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल टिप आई वांटेड टू गिव। ग्रेट, थैंक यू, दैट वर्क्स, दैट आई एम श्योर विल हेल्प। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हमने बात की, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और क्या ये रिक्वायरमेंट्स को हम अपनी नॉर्मल डाइट से पूरा कर पाएंगे, या इसके लिए भी देयर इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट? फॉर दिस क्वेश्चन मैं आपसे एक चीज पहले शेयर करूंगी कि आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में हो क्या रहा है। प्रेगनेंसी में आपकी जो खून की वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाती है। ओके, सो डाइल्यूशन हो जाती है ब्लड में, उसकी वजह से अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी शुरू हो जाते हैं। जितनी सारी चीजें हैं जो मान लीजिए ब्लड के तत्वों को बनाने के लिए चाहिए, हमें उनकी मात्रा ज्यादा लेनी पड़ती है, अदरवाइज डाइल्यूशन की टू ऐड B12, यू हैव टू ऐड कैल्शियम। ओके, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी नीड्स भी बढ़ जाती हैं, और हीमोडाइल्यूशन के कारण आपकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी बढ़ जाती है कि वही ब्लड के सेल्स को बनाने के लिए आपको और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है।
Okay, so that is why you have to add all these things consciously along with improving your diet. सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग कम हो जाता है, तो ये अच्छा टाइम है कॉन्शियस ईटिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के, है ना. मान लीजिए आपको कोई स्नैक खाना है, आपका 4th 5th मंथ चल रहा है, तो रादर देन रीचिंग आउट की एक बिस्किट खा लिया या कुछ नमकीन खा लिया, रेडीनेस आपके पास फ्रिज में हो सकता है, थोड़ा पनीर रखिए, टोफू रखिए, यू नो, जस्ट टेक इट आउट, स्प्रिंकल अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड लेमन एंड हैव इट लाइक अ स्नैक. कुछ नट्स आप खा सकते हैं एक स्नैक की तरह. स्प्राउट्स, स्टीम्ड स्प्राउट्स या बॉइल्ड किनोआ आप फ्रिज में रखिए, उसमें फटाफट से थोड़ा सा प्याज, टमाटर, खीरा चॉप करके मेक इट इनटू अ लिटिल सैलेड एंड हैव इट. सो यू नो, ये कॉन्शियस ईटिंग का पार्ट है. दीज आर नॉट हैवी थिंग्स बट दीज आर न्यूट्रिशियस थिंग्स जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो बढ़ रही हैं उनको पूरा करने में मदद करेंगे. एक सिंपल चीज गुड़ है ना, गुड़ कितना इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में. इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन. तो गुड़ के छोटे छोटे पीसेस में प्रेग्नेंट लेडीज को बोलती हूँ कि रेडी रखिए. कभी बहुत स्वीट की क्रेविंग होती है तो मिठाई खाने की बजाय आप एक छोटा सा गुड़ का पीस खा लें, उससे आपका वो क्रेविंग भी हट जाएगा और आपको आयरन भी मिलेगा. Talking about iron, डॉक्टर, इन इंडिया स्पेशली आयरन का जो सप्लीमेंट है या आयरन जो डेफिशिएंसी है स्पेशली प्रेगनेंसी में, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें आयरन लेना ही चाहिए? आयरन डेफिशिएंसी इज सो रैम्पेंट. अगर मैं ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सिर्फ 30% है, लेकिन इंडिया में 45 to 50% है इसका इंसिडेंस. और रूरल में तो और भी ज्यादा है अर्बन से कंपैरिजन. क्यों? ज्यादातर इंडियन लेडीज जो हैं वो वेजिटेरियन है, ठीक है, और मोस्टली मैंने देखा है गर्ल्स आर पुअर ईटर्स. उनको ना बचपन से थोड़ी वो हरी सब्जियां खाने से तो आजकल वैसे बच्चे भागते हैं, तो कहाँ से आएगा वेजिटेरियन आयरन में डाइट? ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर वेरी वेरी डेफिशिएंट. सो आयरन डेफिशिएंसी. और लोग पता है क्या चेक करते हैं? सिर्फ हीमोग्लोबिन चेक करते हैं. आपको पता है जब आप आयरन डेफिशिएंट होते हैं तो सबसे पहले आयरन स्टोर्स कम होते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन फॉल होता है. तो हीमोग्लोबिन अगर कई बार 10.5 या 11 होगा तो लोग कहेंगे हमें क्या जरूरत है, बट एक्चुअली अगर आप फेरेटिन लेवल देखेंगे, बहुत सारे लोगों का आयरन फेरेटिन लेवल जिसे हम बोलते हैं वो कम होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी आपकी, तो इम्यूनिटी सफर करती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं आयरन डेफिशिएंसी में. फिर आयरन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है. आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आयरन पे डिपेंडेंट है. आपके बच्चे को जो ऑक्सीजन जा रही है, आपके बच्चे को जो न्यूट्रिशन जा रही है, वो भी कम हो जाती है. दिस से कि आयरन डेफिशिएंट मदर्स के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू थोड़ा सा कम होता है. सो आप सोचिए कि एक माँ होने का कितना बड़ा दायित्व है कि व्हाई यू शुड टेक योर सप्लीमेंट्स, है ना. सिर्फ ये नहीं है कि वो मेरा मन नहीं कर रहा है, क्यों खाना है? क्योंकि जब आप अपने आप को बार बार बताएंगे ये आयरन की गोली मुझे खानी है क्योंकि इससे मेरे बच्चे की इंटेलिजेंस कनेक्टेड, देन योर मोटिवेशन विल कम. ओके, आयरन ना खाने की वजह एक ही होती है, ब्लोटिंग, गैस, थोड़ा पचता नहीं है. तो अगेन जैसे मैंने देखा है कि अगर प्लांट बेस्ड होगा, है ना, आयरन की मात्रा एक टैबलेट में बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो आप उसे डिवाइड करके भी ले सकते हैं. एक वेजिटेरियन लेडी दिन में 2 बार खा सकती है, अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो दिन में 1 ले सकते हैं. सो ये चीजें अगर आपके आयरन सप्लीमेंट में होंगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी और सप्लीमेंट आपका बायो अवेलेबल अच्छा है, बॉडी उसे समझ सकती है, पचा सकती है, तो इस तरह का आयरन सप्लीमेंट आपको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट. एवरी प्रेग्नेंट वुमन, नो कंसेशन. इसमें कोई कंसेशन नहीं है. वी हैव अराउंड 394 पार्टिसिपेंट्स, रादर आई वुड से 392 पार्टिसिपेंट्स अगर मैं अपने आप को और डॉक्टर मैम को नहीं गिनूं. तो आप सभी को ये बताया जा रहा है दैट एवरी सिंगल प्रेग्नेंट वुमन मस्ट टेक आयरन. इसमें कोई कटौती नहीं है, ठीक है? ओके, great. So, doctor, one more thing. Now, since we're talking about iron, what about calcium? लोग कहते हैं मैं तो रोज दूध पीती हूँ, मैं तो दही खाती हूँ, हमारे घर में तो ये रेगुलरली होता है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज. तो दूध, दही वगैरह सब कुछ खाने के बावजूद क्या हमें सप्लीमेंट के माध्यम से कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीजों को लेना चाहिए? विटामिन डी की मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी. आई थिंक उसमें भी कोई कंसेशन नहीं, बिकॉज लोगों को ये नहीं मालूम
कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, मैल्फॉर्मेशंस, प्री-एक्लैम्पशिया यानी कि जो प्रेगनेंसी में सडनली हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी, इनके साथ कनेक्टेड है. So vitamin D, I think again every woman should take now throughout pregnancy. Coming to calcium, पहले थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं. कैल्शियम जो है दूध और जो दूध से आने वाला है उसका आपको पता है सिर्फ 10 से 20% एब्जॉर्ब होता है. मिल्क में एक प्रोटीन रहता है केसीन, और मिल्क प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पर मिल्क कैल्शियम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता. बेटर सोर्स कैल्शियम का क्या है? हरी सब्जियां जैसे आपकी ब्रोकली है, नट्स हैं, नॉनवेज आपके एग्स हैं, है ना, ये चीजें, दालें भी, इवन लेग्यूम्स, ये बेहतर सोर्स ऑफ कैल्शियम है दूध से, मतलब बेहतर मेरे हिसाब से, और जो साइंस भी कहता है. लेकिन हम कितना खाते हैं ये चीजें? डाइट में बहुत कम रहता है. और प्रेगनेंसी में कहते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचना हो प्रेगनेंसी में, तो कैल्शियम 2 grams per day, that's a lot of calcium, जो कि शायद आपकी डाइट से आपको नहीं मिलेगा. तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी मैंडेटरी होने चाहिए प्रेगनेंसी में. यू कैन ऐड 1 to 2 tablets ऑफ अ गुड कैल्शियम सप्लीमेंट जिसमें मैग्नीशियम भी हो, फॉस्फेट भी हो, विटामिन डी भी हो, क्योंकि ये तीनों चीजें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं. ग्रेट, वंडरफुल. डॉक्टर, अनदर थिंग, कुछ फ्रूट्स ना बड़े बदनाम हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया, पाइनएप्पल, इन्हें प्रेग्नेंट लेडी से काफी दूर रखा जाता है और कहा जाता है ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं खाना चाहिए. सो ऐसे कुछ और फ्रूट्स भी होंगे जिनके बारे में शायद मुझे पता नहीं है. ये कॉमन फ्रूट्स है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये नहीं 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 खाने चाहिए डाइट्स. तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएंगे. And only say one thing, fruits are a very very good source of fiber and vitamins and minerals. So फल खाने चाहिए, लेकिन कौन से फल खाने चाहिए? Exotic fruits खाने की हमें जरूरत नहीं है. Seasonal fresh fruits, whole fruits are very good for pregnant women. और ये जो myths है ना, पपाया, पाइनएप्पल, ये myths हैं. ऐसा कोई फल नहीं है जो माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचाता है. मैंने फिर से आपको एक ही बात बोलनी है, फ्रेश जो आपके रीजन में मिलता है ना, केमिकली नहीं पकाया हुआ, वो फल खाइए और होल फ्रूट खाइए. लेकिन जूसेस मैं अवॉइड करती हूँ. देखिए, अगर जूस पीना होता ना तो भगवान उसको छिलके में जूस डाल के भेज देता आपको. फल बनाए है ना, तो फल को फल की तरह खाइए, बिकॉज जूस में आप बहुत सारी अच्छी चीजें फेंक देते हैं. करेक्ट. So all fresh fruits are very very good in pregnancy and should be had as, and ideally in between meal खाइए उसको. खाने के साथ फ्रूट नहीं खाना चाहिए, 2 मील्स के बीच में फ्रूट खाना चाहिए. ठीक है, ये भी एक, ये तो सबके लिए ट्रू है, not just pregnant ladies. Great, wonderful. Doctor, another thing, because people have a lot of digestion issues during pregnancy, what can we do? और प्रोटीन वो जनरली अवॉइड भी इसीलिए करते हैं क्योंकि एसिडिटी या डाइजेशन इश्यूज काफी ज्यादा लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो डॉक्टर, एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर दैट? सी, प्रोटीन ज्यादातर जो मार्केट में सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना, दे आर गुड सप्लीमेंट्स, टेस्टी भी होते हैं. जस्ट चूज समथिंग जिसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर अच्छा हो. ओके, बहुत ज्यादा शुगरी नहीं हो. एंड अगर आप उसको दूध में डालेंगे फिर भी उबकाई आती है, बिकॉज दूध भी प्रोटीन है और उसमें आपने और प्रोटीन डाल दिया. प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम डिले हो जाता है, तो लोगों को पचता नहीं है. तो आई टेल पीपल कि दूध को अलग से पियो, प्रोटीन को आप यू कैन डिजोल्व इट इन वाटर. अगर वो ऑलरेडी फ्लेवर्ड प्रोटीन है तो इट कैन बिकम बी हैड लाइक अ ड्रिंक. अगर वो एक टेस्टलेस फ्लेवरलेस चीज है जैसे हमारा प्लांट प्रोटीन है, आप उसको आटे में डाल सकते हैं. आप सिंपल दाल चावल भी खा रहे हैं तो 1 चम्मच प्रोटीन उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं. अगर आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा रहे हैं, रादर देन हैविंग 1 बिग स्कूप एट 1 गो, आप एक छोटा चम्मच दिन में 4 बार ले लीजिए, उसको डिवाइड करके ले लीजिए. ओके, उससे क्या है, आपका प्रोटीन बेटर डाइजेस्ट होता है. लेकिन प्रोटीन बहुत जरूरी है. माय गॉड, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एक प्रेग्नेंट औरत की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक औसतन आपको 70 से 75 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए. प्लीज आस्क योरसेल्फ, आर यू टेकिंग इट?
एंड डोंट टेक इट लाइटली। प्रोटीन हमारी शरीर में इतने फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हर हार्मोन, हर केमिकल, हर एंजाइम का बेस जो है वो प्रोटीन है। चेतना इसके बारे में बहुत बात करती है। आई लव द वे शी एक्सप्लेन प्रोटीन। ओके, सो इन प्रेगनेंसी इट बिकम्स all the more important, all the more important. Great, thank you. Doctor, another thing is जैसे पपाया और पाइनएप्पल है, वैसे अंडा भी काफी बदनाम है। जैसे कि गर्मियों में अगर अंडे खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो अंडे अवॉइड करने चाहिए, ऐसा भी कुछ है? अंडे के साथ नहीं, बहुत सारे फूड्स के साथ है। मैं अक्सर पंजाब में, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में क्या होता है, बट पंजाब में मतलब खजूर नहीं खाना गर्म होता है ना, अंडा नहीं खाना उससे गर्मी हो जाती है, फला चीज नहीं खानी वो ठंड। ये जो तासीर बनी हुई है ना हमारे, कुछ चीजें सही भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ना बुजुर्गों से विरसे में आ गई हैं, जिनके पीछे कोई एक्चुअल फैक्ट या कोई वजह नहीं है, मतलब उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। सो अगर आप मुझसे पूछें, आप एक नॉन वेजिटेरियन है, आइडियली एक एग रोज खाना चाहिए मिनिमम। आई विश प्रेगनेंसी में तो खाना ही चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो। Egg is a very small, easy to eat, well digested, power packed source of nutrition. Go for good quality organic eggs. एक एग अगर एक प्रेग्नेंट औरत अपनी डाइट में रोज ऐड करे, उसको उससे काफी कुछ मिल जाता है। और अगर आपको अंडे अच्छे लगते हैं और आप उसको प्रोटीन के सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक से ज्यादा खाने के लिए बाकियों का पीला पोर्शन अलग करके, एग व्हाइट्स तो आप 3-4 भी खा सकते हैं। वेरी इजी टू डाइजेस्ट, इजिली अवेलेबल, एंड बस मेक श्योर कि आप अच्छी क्वालिटी के एग्स यूज करते हैं। तो ये गरम ठंडा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लीज इसको फॉलो मत करें। ओके, दिस आर मिथ्स। Excellent. Doctor, another thing is about omega-3. What is the role of omega-3 in pregnancy? You'll be surprised that so many of our pregnant ladies don't even know what is omega-3. I want somebody to put in the chat box just yes or no. Do you know what is omega-3? है ना, आप चैट बॉक्स में डालिए yes या no. आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कितने लोग जानते हैं। वैसे ये वाला जो लॉट है ये काफी स्मार्ट होगा। सब यस यस, ऑल रेगुलर्स जो मेरे रेगुलर सेशंस अटेंड करते हैं। आपने अपना इतना अच्छा काम किया है ना कि मेरा काम आसान हो गया है। I'm still searching for a no. Nice. So I'm very happy I don't have to go into what is omega-3. It's a good fat, we all know. लेकिन omega-3 के जो benefits है ना, एक नो आया, मैंने भी देखा। Even I saw. omega-3 के जो benefits है ना, they are plenty. आपको पता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, बच्चे की जो विजन डेवलपमेंट है, उसके लिए ओमेगा-3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ठीक है। और दूसरी चीज, प्रेगनेंसी में होने वाली एक बड़ी डेडली कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्प्सिया। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक्चुअली प्लेसेंटा, यानी कि जिससे बच्चे और माँ का कनेक्शन होता है ना, उस ऑर्गन को प्लेसेंटा कहते हैं। ये त्रुटि प्लेसेंटा से उत्पन्न होती है, और प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन है वो आप कितना ओमेगा-3 ले रहे हैं उससे प्रभावित होती है। अगर आपकी डाइट में ओमेगा-3 अच्छा है, यू फॉर्म अ बेटर प्लेसेंटा, और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है पुअर प्लेसेंटा से, जैसे कि IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें वीक बच्चे पैदा होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है। तो आई अगेन फील कि बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो ओमेगा-3 अगर आप ऐड कर सके, इट विल बी ग्रेट। फर्स्ट 3 months में यूजुअली नहीं लिया जाता सप्लीमेंट बिकॉज ऑफ नोजिया, सो आई डोंट पुश। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके एंड तक और बाद में भी आपको ओमेगा-3 का सप्लीमेंटेशन जरूर लेना चाहिए, बिकॉज ओमेगा-3 के नेचुरल सोर्सेज हमारी डाइट से गायब है। अगेन हम कितना हम ये फिश ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल या वॉलनट्स, ये हम नॉर्मल रूटीन में इतने नहीं खाते। ओके। और अनदर थिंग, वेजिटेरियन डाइट्स जितने भी सोर्सेस हैं, ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह, उसमें ओमेगा-3 जो है इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। ओमेगा-3 के भी टाइप्स है ना, देयर इज EPA, देयर इज DHA, देयर इज ALA। अब ALA आता है वेजिटेरियन सोर्स से, लेकिन ALA एक वीक ओमेगा-3 है।
नॉनवेज में जो होता है जैसे फिश ऑयल वगैरह में, दैट इज EPA DHA, दैट इज द रियल ओमेगा 3 दैट वी नीड इन लार्ज क्वांटिटी। और 8 गुना ALA खाना पड़ता है उतना ही EPA और DHA बनाने के लिए। सो आई डोंट नो आपकी रिलीजन में क्या है, या प्लीज कोशिश करिए कि एक कैप्सूल ओमेगा 3 का जो फिश ऑयल गुड क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी में क्यों कहती हूँ, बहुत सारे फिश से आने वाले जो हैवी मेटल, मर्कुरी, लेड, ऐसी चीजें सो प्लीज लुक एट द ब्रांड जिसका आप ओमेगा 3 खाते हैं, go for purity and add an omega 3 to your diet, especially second trimester से लेके end तक। सुपर। कैन डाइट अलोन बी इनफ? जैसे प्रेगनेंसी में अगर हम सिर्फ डाइट पर निर्भर रहें और सप्लीमेंट्स ना लें तो? आई थिंक आई हैव reiterated that many times कि सच बोल रही हूँ, 2 वजहें हैं। एक तो लोग खाते स्वाद के लिए ज्यादा है, वी आर वेरी टेस्ट कॉन्शियस। मोस्टली मेरे ओपीडी में मैं क्या सुनती हूँ, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, मुझे स्मेल आती है, मुझे फला। सो वन इज दैट। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। आज जो हम बात कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस सेशन भी है, पर बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस से भी लोग अच्छा नहीं खाते। और तीसरा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि खाने की तासीर, खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वही कम हो गया ओवर द ईयर्स। तो जब ये तीनों फैक्टर्स हमारे सामने हैं, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड से कि आपको सप्लीमेंट्स नहीं खाने हैं प्रेगनेंसी में, उसके बिना नहीं चलेगा, डेफिशिएंसी होनी ही होनी है। सो इट इज बेटर टू टेक योर सप्लीमेंट्स, कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर बेचारा लिख के दे देता है, लेकिन ऑनेस्टली जो कंप्लायंस है ना वो पेशेंट पे डिपेंडेंट होती है, प्रेग्नेंट औरत पे डिपेंडेंट होती है। तो अपना मोटिवेशन लेवल सप्लीमेंट को खाने का अपनी इंफॉर्मेशन से जोड़िए। जब आप अवेयर होंगे ना, तो चाहे आपकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप कोशिश करेंगे सप्लीमेंट्स खाने की। सो दैट इज द की। वो कंप्लायंस आपकी मोटिवेशन और अवेयरनेस से आएगी। That's very true, doctor. Doctor, talking about discomfort, कई बार ना लेग क्रैम्प्स ये बहुत कॉमन होते हैं प्रेगनेंसी में, तो इस डिस्कम्फर्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इज द कॉमनेस्ट कंप्लेन कि प्रेगनेंसी में मेरी लेग पुल हो गई, नस चढ़ गई, रात को सोते सोते सिवियर लेग क्रैम्प्स होते हैं लेडीज में। अगेन विटामिन E, ओमेगा 3, ये जो डेफिशिएंसी है विटामिन D, इसमें मसल क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं और सप्लीमेंट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। रेगुलर लेग मसाजेस, ठीक है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके अपनी लेग्स को मसाज करिए, एक्टिव रहिए, वॉक करिए, और विटामिन E या ओमेगा 3 ऐड करने से बहुत फर्क पड़ता है। एक और सप्लीमेंट है कॉल्ड L-कार्निटीन, राइट? L-कार्निटीन के सैशे आते हैं, दे आर वेरी इजी टू ऑब्टेन। आप कोई भी अच्छे, कितने सारे ब्रांड्स हैं, गुड ब्रांड्स ऑफ L-कार्निटीन, दैट्स अ वेरी हेल्पफुल सप्लीमेंट फॉर लेग क्रैम्प्स। आप एक सैशे पानी में घोल के रोज ले सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू विद लेग क्रैम्प्स। और पानी पीना बहुत जरूरी है। मैं तो लोगों को कहती हूँ अगर आप ये सैशे लेंगे तो इससे 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी भी आपके अंदर चला जाएगा, बिकॉज women again forget to drink water, isn't it? True. So talking about water, is there anything that कितना पानी? Is it कि excess पी लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी? Because I'm 100% sure कि अगर कम पी लिया तो definitely there is a challenge, we will have dehydration etc. But अगर ज्यादा पी लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? And what I'm going to ask you, आपको पता है कि कम पानी पीने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं प्रेगनेंसी में? Too many. क्या कहती है? Too many. Pregnancy या non pregnancy? मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। Yeah, so in pregnancy, I'm sure that it can create acidity, it can be dehydration. I am sure it can also immunity. आपका, बिकॉज देखिए प्रेग्नेंट यूट्रस ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कॉज करता है। प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स आपके यूरिनरी ब्लैडर को, आपके यूरिनरी पैसेजेस को रिलैक्स कर देते हैं, तो यूरिन स्टेसिस, स्टैग्नेंट हो जाता है, और ऊपर से आप पानी नहीं पी रहे हैं। कैन यू इमेजिन ना बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी फास्ट होती है? और यूरिन इन्फेक्शन इज अ वेरी कॉमन कॉज फॉर मिसकैरेजेस, फॉर प्रीमेच्योर लेबर, है ना? ये कॉम्प्लिकेशंस वहीं से आती है। सो ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट्स यूटीआई. Drinking good amount of water will also prevent cramps, and like you said, डाइजेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेगनेंसी में बस एक ही ध्यान रखना है, आप बहुत ज्यादा पानी एकदम से पियेंगे तो आपको वॉमिटिंग आएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके फ्लूइड जो है
लाइक जैसे एक तो मैंने नुस्खा बताया ना, ठंडा दूध, यू कैन हैव दोज लिटिल शॉट्स ऑफ मिल्क, आई कॉल देम, है ना. एंड सेम वे यू कैन हैव नींबू पानी शॉट्स, सेम वे यू कैन हैव नारियल पानी शॉट्स. तो ये थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में try to get 1 to 1.5 liters of fluid intake every day. Okay. Excellent. That works. That helps. Doctor, another thing is immunity. Because we always say कि बच्चों की immunity, pregnant ladies की immunity and senior citizens की immunity ये काफी vulnerable रहती है. ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं. So during pregnancy, for immunity, what can people do? When you see the amount of virus that is going around these days, oh yes, every other pregnant woman coming to my OPD has a cough, a cold. Okay, so again, the neve, the pre-pregnancy work, if you have done well, that means you are taking antioxidants, आप vitamin C खाएं. First trimester में मैंने बोला crowd से दूर रहें, supplementation अपनी regular रखें. Okay, कॉन्शियस ईटिंग करें. ये सारा कुछ एक ढाल की तरह होता है ना इम्यूनिटी. आप इट वर्क्स टुगेदर टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. लोगों के मन में क्या होता है, बस विटामिन सी खानी शुरू कर दो. रियली फिर खाते भी हैं और फिर कहते हैं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, देखो मैं विटामिन सी खा रहा हूं, मैं फिर भी बीमार हो गया. द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज कि आपका एक होलिस्टिक अप्रोच, आपकी इम्यूनिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है. अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं और विटामिन सी खाते जाएंगे तो शायद आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी. सो सब कुछ टोटालिटी में देखिए. लेकिन यस, जैसे आजकल सीजन है, हम विटामिन सी ऐड कर सकते हैं. उसके 2 फायदे हैं. अगर हम विटामिन सी को आयरन के साथ खाते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है. तो मैं सबको, प्रेग्नेंट लेडीज को रिकमेंड करती हूँ, टेक योर आयरन एंड विटामिन सी टुगेदर. बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी. Superb. Doctor, the next question is about the last trimester. अब last trimester में किस तरह के do's and don'ts होते हैं? Last trimester में पहले तो डरना नहीं चाहिए. जैसे ही last trimester शुरू होता है, थोड़ा सा 7th month के बाद सबके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं. अब पेन होगा, डिलीवरी पास आने वाली है. कई तो परिवारों में ऐसा प्रचलन है कि वो 8th month में कहते हैं आपको घर से निकलना ही नहीं है ना. प्लीज रिमेन एक्टिव बट एक्सर्शन अवॉइड करिए. ठीक है, जितना कुछ आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐड किया है ना न्यूट्रिशन में, उसको थोड़ा अप कर दीजिए. अगर प्रोटीन 1 स्कूप खाते हैं 2 खाइए. अगर एनीमिक है, अगेन चेक योर आयरन लेवल्स अगेन एंड अगेन. हर ट्राइमेस्टर में अपना यूरिन टेस्ट और हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें. मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम टू मच शुगरी फूड, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है. सो ईटिंग सेंसिबली इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रेगनेंसी कोई लाइसेंस नहीं है. प्रेग्नेंट लेडीज क्या सोचती है, बस प्रेग्नेंट हूं ना, अब खा लूं, बाद में देखा जाएगा, समोसा भी खा लूं, टिक्की भी खा लूं, पिज्जा भी खा लूं, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूं. नो, you have to eat consciously, more consciously in pregnancy. You cannot eat junk. ओके, क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का तरीका होता है. अगर आप फाइबर रिच फूड खाएंगे क्रेविंग्स कम होगी, है ना. तो फल खाइए, मीठे का मन कर रहा है फटाफट बनाना खा लीजिए. सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में एक्टिव रहिए. मसाजेस आर वेरी गुड फॉर लेग्स, आर्म्स एंड बैक. ओके, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो इस टाइम पे आगे जाके आपको हेल्प करेंगी लेबर में. आई थिंक एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अपने पार्टनर के साथ. मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट कपल की बात कर रही हूँ. आपको पता है, प्रेग्नेंट कपल को जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, मदर को नहीं जाना चाहिए. फादर का रोल क्या है, माँ की जो मेंटल हेल्थ है ना, वो फादर पे डिपेंडेंट होती है. तो उसका दायित्व लेना आई थिंक हर हस्बैंड का फर्ज होना चाहिए. सो कपल काउंसलिंग, कैसे फादर अपने बच्चे के साथ वूम में कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें ये लास्ट ट्राइमेस्टर में आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एक बहुत इंटरेस्टिंग, और जब तक वो ट्रबल आपके वूम में है ना, वो कंटेन्ड है. जब तक बच्चा माँ के पेट में है, शांति है. असली काम कब शुरू होता है, जब डिलीवरी हो जाती है. तो उसकी तैयारी लास्ट ट्राइमेस्टर में करनी चाहिए.
Anything that we should be careful of कि ये नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए? Anything which is a big no? Don't again, exposure to too many crowds. Don't lift heavy weights. Try not to unnecessary travel. बिना बात के travel avoid करिए. 9 महीने ही तो हैं. अगर इसमें हम avoid कर लेंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. And do not eat medicines without asking your doctor. हमारी पिल पॉपिंग की हैबिट है. सिर दुख रहा है, चलो गोली खा लो, है ना. जुकाम हो गया, गोली खा लो. प्लीज टेक योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन बिफोर पॉपिंग एनी पिल्स. ठीक है. एक और चीज है, होम्योपैथी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है और लोग सोचते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जुकाम हो गया तो मैं होम्योपैथी कर लूँ. वहां पे भी थोड़ा कॉशियस रहिए. देखिए, आई डोंट वांट टू, होम्योपैथी इज वेरी गुड, मैं भी लेती हूँ, लेकिन आपको समझना है, अवेयर होना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ये चीज प्रेगनेंसी में प्रमाणित है. ओके. सो बाकी नेगेटिविटी से कोसों दूर रहिए. बिग नो इज नेगेटिविटी. ये जो आई टेल यू व्हाट हैपेंस, 3 women आर सिटिंग. उसके बेबी हुआ था ना, उसमें ऐसा हो गया. उसकी मदर ने बाप रे, इट जस्ट डजंट एंड. दे विल जस्ट कम एंड टेल मी दैट. कोई हैप्पी आउटकम्स के बारे में बात नहीं करता है. उनका पूरा फोकस उस एक मिस हैप या मिस कैरेज या उस खराब चीज पे हो जाता है जो किसी के साथ हुई. उससे आपको दूर रहना है. यू हैव टू टेल योरसेल्फ वन थिंग. दुनिया की ऑलमोस्ट हर महिला प्रेग्नेंट होती है. आप कोई नया काम नहीं करने जा रहे. इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेचर. ओके. सो यू आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स. तो जब कोई एग्जॉटिक काम नहीं है तो आपके साथ 90% चांस है कि अच्छा ही होगा. वो 10% जो बिगड़ सकता है उसमें आपका डॉक्टर मदद करेगा, और आपकी अगर अच्छी आदतें होंगी वो 10% कॉम्प्लिकेशन आपको शायद नहीं आए. ओके. सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली. दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ गुड आउटकम. सो आई थिंक हमने शुरुआत की फ्रॉम माय फर्स्ट क्वेश्चन, जहां हमने बात की कि किस तरह से बेबी को प्लान करना चाहिए, और बेबी प्लान करते करते हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तक हम पहुंच गए. अब डॉक्टर, डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन टाइम है, ड्यूरिंग लैक्टेशन किस तरह की हेल्थ, किस तरह का न्यूट्रिशन, किस तरह के चीजें एक मदर को देखभाल करनी चाहिए. एंड लाइक यू राइटली मेंशन, अ प्रेग्नेंट कपल शुड टेक केयर ऑफ. जैसे बेबी होता है ना, पगला जाता है पूरा परिवार, स्पेशली द लेडी. नींद पूरी नहीं हो रही है, एंड समहाउ अभी भी इंडिया में लगता है कि वो बच्चे की ज्यादा जो जिम्मेवारी है वो मदर की ही होती है. तो आई जस्ट टेल पीपल 3 things, एंड देयर फर्स्ट थिंग दे डू इज स्टॉप टेकिंग सप्लीमेंट्स. टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे अपने लिए टाइम नहीं है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही. सो व्हाट आई टेल देम इज कि भैया, बच्चा हुआ है, बच्चा आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट कैन नॉट बी योर एंटायर लाइफ. करेक्ट. ठीक है. कुछ देर के लिए अपने बच्चे से दूर भी रहिए. घर में और भी लोग हैं, उनकी मदद ले लीजिए. 2 घंटा बच्चा किसी को देके अपनी नींद पूरी करिए. थोड़ा स्केड्यूल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए. सप्लीमेंट इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं 2 वजहों से. आप दूध पिला रही हैं, आपके शरीर से न्यूट्रिशन निकल रहा है तो आपको चाहिए, और आपके दूध के जरिए बच्चे को ओमेगा 3, आयरन, विटामिन डी, ये सब कुछ मिल सकता है. बच्चा खाना नहीं खा सकता, वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए अब भी आप पे निर्भर है. तो आपकी जिम्मेवारी जो है सप्लीमेंट्स लेने की वो बढ़ जाती है. सो कंटिन्यू योर आयरन, कैल्शियम, ओमेगा एंड प्रोटीन and multivitamin at least I'm saying you can take it more, at least for 6 to 8 months postpartum. Okay. Great. Stay happy, please. Yeah, that answers my last question. And one question that I would like to add. डॉक्टर, भी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की. वी स्पोकन अबाउट एवरीथिंग, बट वन टॉपिक विच जो मैं अपने सेशंस में भी कवर करती हूँ, जैसे मदरहुड आपके लिए एक बहुत क्लोज टू हार्ट टॉपिक है, वैसे मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत क्लोज टू हार्ट टॉपिक है. और जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ये बहुत कॉमन है और नॉर्मल है, राइट. बट जब भी मैंने ये देखा है कि जब मैं ये सेशन रखती हूँ अबाउट पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, आई स्टार्ट गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट में है, मैम व्हाट इज पोस्ट पार्टम, व्हाट इज पोस्ट पार्टम. तो आज भी लोगों को शायद ये अवेयरनेस नहीं है अबाउट पोस्ट पार्टम, एंड थ्रू यू आई थिंक इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म इफ वी कैन टॉक अबाउट इट.
बहुत सिंपल है, ये हर कल्चर में है। आपको पता है वो 40 दिन वाला रूल हर कल्चर में है। 40 डे रूल बोलते थे लोग उससे। 40 दिन माँ और बच्चे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, 40 दिन बाहर के इन्फ्लुएंसेस से माँ को दूर रखना चाहिए। उसमें बहुत सारा सेंस था। जो ये जो टाइम है 40 डेज पोस्टमार्टम, इसमें आपकी बॉडी रेस्टोरेटिव मोड में है ना। जो चेंजेस आए हैं वो रिस्टोर हो रहे हैं, हार्मोन लेवल्स तेजी से गिरते हैं। जब वो इतने यू आर देयर, और सडनली जब वो हार्मोन्स लेवल फॉल करते हैं तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन सडनली हिट करता है कई लेडीज को, स्पेशली वर्किंग मदर्स को मैंने देखा है, क्योंकि अब तक उनकी जिंदगी बिल्कुल और थी। मेरे साथ भी हुआ था। एक स्ट्रोक में सडनली आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप एक यू फील कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, सुसु पॉटी दूध, उसमें आपकी जिंदगी सिमट के रह गई। और वो बच्चा अगर आपने थोड़ी तैयारी नहीं की है तो इट कैन गेट द बेटर ऑफ यू। तभी मैंने बोला है कि एक तो मदद लीजिए, अपनी नींद पूरी करिए, सप्लीमेंट्स। आपको पता है इवन विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओमेगा डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हायर चांसेस ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो डेफिशिएंट लेडीज विल हैव इट मोर, unprepared ladies will have it more, and working women I've seen they have it more. And I think Brahmi really helps. It has helped so many of my patients. It's a herb that calms your nerves, okay, and mental agility है ना, उसमें बहुत उसका रोल है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे फादर का रोल और फैमिली का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर पूरी फैमिली मिलके एक प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से सपोर्ट करेगी ना, पोस्टमार्टम डिप्रेशन अगर आता भी है वो भाग जाता है। कभी कभी हमें मेडिकली हेल्प करनी पड़ती है, वी हैव टू गिव एंक्सियोलिटिक्स अगर बहुत सिवियर डिप्रेशन हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काउंसलिंग, प्रॉपर डाइट, सपोर्टिव केयर फ्रॉम द फैमिली, इट हेल्प्स अ लॉट। Great. Excellent. Thank you so much. With this, I come to the end of my entire list of questions that we prepared. Okay, somebody is saying, when should we start taking omega and calcium? I think डॉक्टर ने बहुत clearly आपको समझाया है कि आपको पहले ट्राइमेस्टर से ही लेना चाहिए. In fact, even before adolescent age, 12 years, and you should begin your supplementation. ताकि हम खुद healthy रहे, so that you can bring in a healthy baby in the world. Right? So that's what we have for today. Excellent. And what time management, I must say. I just simply love myself. We have like 2 minutes to close the session. Wow. Can Brahmi be taken during lactation? Yes, Brahmi can be taken during lactation. Yes, definitely can be taken. Okay? Dr. Vani, I must say, आप एक information का गोदाम है हमारे लिए. We get to learn so much from you every time we come to you. Thank you so much for being so open and so honest and so truthful to whatever you do. I truly appreciate. I have only one thing to say before I thank you back for calling me here. It takes two to tango, Chetna, है ना? तो आप हैं, आपका माइंडसेट और जो आप देना चाहती हैं अपने participants को, I think that brings out the best in the guests you invite. So thank you again. Thank you so much. Thank you.